नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। दुनिया 8 अरब की संख्या को पार कर चुकी है और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो निसंदेह भारत का है। और हमारे लिए यह गर्व करने का विषय है या चिंता करने का। निसंदेह आईटी और अन्य क्षेत्रों में अपने पेशेवर नौजवानों की संख्या देखकर हमारा दिल आह्लादित हो उठता है। मगर एक विशाल युवा आबादी हाथों में आवेदन लिए सरकार के दरवाजे खटखटा रही है। सड़कों पर उमड़ता हुजूम बता रहा है कि हमें अपनी जनसंख्या के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देश में बेकाबू जनसंख्या को काबू में लाने के लिए एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस तेज हो गई है। यह बहस आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख के बाद से शुरू हुई। दरअसल ऑर्गेनाइजर ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर कई मुद्दों पर सवाल उठाए। साथ ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी इनबैलेंस का जिक्र भी किया गया है, जिसको लेकर देश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। चर्चा आज करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की आबादी 140 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है। भारत दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। यही कारण है कि देश में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस छिड़ गई है। इसको लेकर पहले आरएसएस ने बयान जारी किया, इसके बाद देश में बेकाबू होती जनसंख्या को काबू करने को लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर दी गई। बढ़ती हुई आबादी सामाजिक समरसता के लिए, विकास के लिए, क्योंकि हम दुनिया के 20% आबादी भारत में है। हमारे पास जमीन नहीं है, प्रति व्यक्ति 2011 के अनुसार है हेक्टेयर 0.12 और पानी 2.5% है। इसलिए जरूरत है कि अब एक कड़ा कानून लाएं, ऐसा कड़ा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। एक कड़ा कानून जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कानून। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, वो जनसंख्या कानून को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि जनसंख्या कानून इतना सख्त हो कि जनसंख्या बढ़ाने वालों की वोटिंग राइट को खत्म कर देना चाहिए, उसे मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को रोक देना चाहिए और साथ ही कानून तोड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह का ये बयान आरएसएस मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के बाद ये बयान सामने आया। आरएसएस के मुखपत्र में देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा गया, ऑर्गेनाइजर का लेख, जनसंख्या नियंत्रण, मुस्लिम आबादी बढ़ने से जनसांख्यिकीय असंतुलन, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत, जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता। लेख में नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत, पश्चिमी दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम, अवैध विस्थापना से हो रही जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के बाद कुछ संसद में कुछ सीट कम होने का डर। ऑर्गेनाइजर के लेख में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जब चुनावों में फैसला जनसंख्या के आधार पर होने लगे तब इससे सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कह रही है कि सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को आगामी 5 राज्यों से जोड़कर बता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, बीजेपी सिर्फ लोगों को डराने का काम कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है।
देश में इससे पहले भी 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किए जा चुके हैं, लेकिन कानूनी अमलीजामा किसी को नहीं पहनाया जा सका। ऐसे में अब सवाल है कि मोदी सरकार 3.0 में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाया जा सकेगा। लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार देश की बदलती डेमोग्राफी को बदलने में रोक पाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। तो देश में अगर बात करें जनसंख्या की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा भारत है, और इस पर गर्व करें या इस पर चिंतन मनन करें, ये वक्त उसी का है शायद। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दो, हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस के आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, बहुत स्वागत। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी भाई, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे आलोक जी। देखिए, ऑर्गेनाइजर में लेख छपा और अब उसके बाद चर्चा शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी आया कि हमें सोचने की जरूरत है। क्या वो चिंतन करने का वक्त आ गया है? बिल्कुल। जिस तरीके से असंतुलित, अनियंत्रित भाग रहा है हिंदुस्तान का पॉपुलेशन, उससे तो चिंता का विषय बनता है। जमीन तो 1 इंच भी नहीं बढ़, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और खासकर एक पर्टिकुलर समुदाय में तो बहुत तेजी से भाग रहा है। बल्कि वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया जितने हो सके उतने पैदा कर लो। तो ऐसी परिस्थिति में असंतुलित जो ग्रोथ होगा, उसके भी जो दूरगामी परिणाम है वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। तो इस पे लगाम कैसे लगेगी? जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और बहुत से उपाय जो है लागू कर दिए गए हैं। देखिए अभिषेक जी, 71 से 81 तक हमारा ग्रोथ रेट 2.2% था, जो घट के 1.5 पे आया 81 के बाद। और अब की स्थिति तो उससे बहुत बेहतर है कि अब 0.68% भी रहा है, पिछले साल 0.92% था। लेकिन इन सबके बावजूद जो प्रोजेक्शन दिए जा रहे हैं कि अगर इसी रेट से लोग बढ़ते गए तो 2034 तक हमें 174-75 करोड़ के लगभग हो जाएंगे। तो ये तो भयावह स्थिति हो जाएगी। तो ये जरूर है कि आज हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, लेकिन वो वर्कफोर्स सारे तो काबिल लोग नहीं है, उसमें अनपढ़ गंवार भी बहुत है। महिलाओं को उस तरीके से गांव में पूर्ण शिक्षा नहीं जाती है, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत हो जाते हैं, कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। आई एम सरप्राइज कि आज मैं आंकड़े देख रहा था तो साउथ बेटर बैलेंस्ड है नॉर्थ से। इसीलिए तो डीएमके के सांसद ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब परिसीमन भी होने वाला है तो हमारी भागीदारी तो कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पे नियंत्रण बनाया हुआ है और उत्तर में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है तो वो इम्बैलेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर ये उनका सोच स्वाभाविक है। और सबसे सरप्राइज तो मुझे हुआ कि फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा बिहार में, जहां इतनी गरीबी है, बट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फर्टाइल बिहार है। तो सवाल तो वही है आलोक जी, सवाल तो वही है कि ये सारी तो समस्या है, इसका समाधान कैसे और कब निकलेगा? देखिए, इसका समाधान के लिए मोदी जी और उनकी सरकार कटिबद्ध है। मुझे लगता है
जिस तरीके से चाइना ने 0.0% पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल कर लिया, उससे हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है आदेश, देखिए समस्या तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की होगी, समस्या तो ये देश की है। इस विषय में कांग्रेस क्या सोच रही है? हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि तुम्हें चिंता जाहिर की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, और उसके ऊपर बराबर काम होता रहा है, लेकिन कुछ कमियां हैं और कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई करके उनमें और सुधार करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, पढ़ने के अवसर ज्यादा देने की आवश्यकता है। जितना शिक्षित समाज है वहाँ कहीं ना कहीं अपने आप में आप देख सकते हैं, एक एक और दो बच्चे आज लोगों के घरों में हैं। जिस तरह से वत्स जी, आलोक जी कह रहे थे कि बिहार में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, तो ये सच्चाई है। तो वहां पे हमें जोर देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से अभी इनके मंत्री जी कह रहे थे, और डंडा चलाने से चीजें ठीक नहीं होती, लोगों को जागृत करने से होती है। इन्हीं के साक्षी महाराज जी, उनके बयान आप सुन लें, बाकी कई नेताओं के बयान सुन लें। उनका कहना है कि 10-10 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। तो ये जो भाव है, पहले अपने आप को हमें सुधारने की आवश्यकता है और समाज में उस सुधार को लेके आए, उसके ऊपर काम करें। तो ये हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार देखिए आदेश जी, छिटपुट बयान इस तरीके से कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, हर पार्टी से आते रहेंगे, लेकिन हमें तो उन बयान से ऊपर उठ करके अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये बयान मैटर नहीं करते हैं। जो एक जनसंख्या है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, नियंत्रण उस पर पाना है, उसके लिए सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सबको सोचने की आवश्यकता है। हमें सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए, करते हुए दिखना चाहिए और फेयर तरीके से होना चाहिए। हम लोगों को बांट के, लोगों को बरगला के, राजनीतिक रोटियां सेक के जो एक करने की बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में नफरत बढ़ती है। तो डर नहीं, लोगों को डर मुक्त करना है और शिक्षित करना है, और जब शिक्षित होंगे तो ये चीजें सुधार में होंगी। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभिषेक जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मुझे लगता है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये बहुत कंसर्निंग है, और इसके ऊपर अगर जो है राजनीति करना चाहते हैं, जो आर्टिकल भी निकले कहीं वो राजनीति से, वहाँ पे ये बताने की जरूरत है कोई बच्चे पैदा करें। डेमोग्राफी की जो बात उससे ज्यादा एंडिंग अभिषेक जी ये है कि एजुकेटेड भी है लोग, उनको एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन कहने का मतलब मेरा ये नहीं होता कि आप उनको लिटरेट कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब होता है कि आप उनको एजुकेट करें कि व्हाई बर्थ इम्पोर्टेंट, व्हाई कंट्रासेप्शन इज इम्पोर्टेंट। तो ये सारी एजुकेट अगर जो है पहुंचेगी ग्रामीण क्षेत्र तक, तो जाकर के ये चीजें सही होती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन क्षेत्र। पहली दूसरी बात, अगर बात करने की बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स की, तो बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जे कर्व है, और एक सम पॉइंट हम जो है पहुंचेंगे कैरिंग कैपेसिटी पे। ये जो है जो स्टडी कहती है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में है एट सम पॉइंट, और इंडिया की ये जो प्रेडिक्शन है वो है कि 2050 तक हम पहुंचेंगे कैरिंग कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो एक देश कैरी कर पाएगा वो पहुंचेंगे 2050 में। उसके बाद में डिक्लाइन शुरू होगा, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना है कि हम इतना जो है पॉपुलेशन ना बढ़ा दें कि 2050 तक पहुंचते हमारे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो अगर ये धर्म की बात करते हैं, तो ये धर्म की बात पे तो अक्सर ही जान नहीं सकते हो, क्योंकि जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है, और जो हमारा करेंट जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.3 है। तो हमें 0.2 डिक्रीज करना है। और अगर मैं बात कर लेती हूँ धर्म के हिसाब से कर लेती हूँ, तो जो हिंदू का 5000 जो आपका बर्थ रेट है वो ऑलमोस्ट 20 है,
और वहीं पे अगर मुस्लिम की बात करती हूँ तो वो 22 है, बहुत खासा डिफरेंस नहीं है। मुझे लगता है जो डिफरेंस आ रही है, अगर नॉ भी इम्प्लीमेंट करना है अभिषेक जी, तो वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है जब तक आप जाके गाँव में एजुकेट नहीं करोगे। एजुकेट कहने का मतलब मेरा बार बार यही होता है कि आपको उनको इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, हम लोग अपने स्तर पे करते हैं। जब भी हम गाँव में जा रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम बच्चों को बता रहे होते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी ड्रॉबैक क्या है ना, हमारे जो सिस्टम में ड्रॉबैक है, अभी गवर्नमेंट स्कूल में 6 साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में लिया जाता है। तो इमेजिन करेगा लड़की 6 साल की, उसको फर्स्ट क्लास में लिया गया, वो क्लास कितने पहुंचते हुए कितने मुमकिन हो जाएगी, वो हो जाएगी 11 साल की। और अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है 9 साल की, 10 साल की उम्र में आ जाता है। उसका एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है। आप कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करोगे तो जब फर्टिलिटी एज भी आ रहा है तो उसको तो करिए। फैमिली प्लानिंग के बाद में अवेयरनेस पूजा जी, यही तो है कि ये सारी तो समस्याएं हैं, ये सारी तो समस्याएं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ही तो मैं समझने की कोशिश, समाधान क्या है इसका? समाधान यही है कि आप जो एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस, तो पहले आप इस पे जाइए कि इनको जो है एजुकेट करना है, इनको पता रहे जब ये सोसाइटी में निकल के जा रहे हैं, आपको बिल्कुल गाँव से शुरू करनी है कि एजुकेटेड रहे। और महिलाओं को बताना पड़ेगा कि फैमिली प्लानिंग क्या है। ऐसा नहीं है कि महिला नहीं जानती कि फैमिली प्लानिंग कैसे होती है। ठीक, हाजी नाजिम जी, आपसे अब एक कमेंट चाहेंगे कि जो समस्या है, हम सभी जान रहे हैं कि ये समस्या है, इससे आपने देखा होगा बीजेपी ने भी अग्री किया, कांग्रेस ने भी अग्री किया, समाजवादी पार्टी ने भी अग्री किया। समस्या है, लेकिन समाधान इसका निकलेगा कैसे और कौन निकालेगा? हाँ अभिषेक भाई, देखिए बिल्कुल, देखिए हर समस्या का समाधान जरूर निकलता है, लेकिन जहां पर एक विशेष समुदाय को देखकर अगर इस तरीके की बात करी जाती है, आपने देखा वो ओपनिंग रिमार्क्स में जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता आलोक वसीले ने सिर्फ एक समुदाय का नाम लेकर ये कह दिया कि इनके ज्यादा बच्चे होते हैं। देखिए सबसे पहले तो जनसंख्या जो बड़ी है, हमारा भारत जो नंबर 1 बना, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बहुसंख्यक को। देखिए बहुसंख्यक है 80%, अब मुस्लिम समाज है 20%। तो देखिए सबसे बड़ा योगदान अभिषेक भाई किसका रहा? बहुसंख्यक का। लेकिन इल्जाम किसके ऊपर आया? आलोक जी ने सीधा तौर पर एक समुदाय के ऊपर इल्जाम रख दिया। ये इल्जाम लगाने से बात नहीं बनती, ऐसी समस्याओं का किस तरीके से सामना करना होता है उससे हमें खरा उतरना है। तो लेकिन हाँ सुन लीजिए आलोक जी, जिस तरीके से अब बार बार ये आता है कि जनसंख्या के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा युवा है अभिषेक भाई, वो जानता है कि आज मुझे फैमिली प्लानिंग कितनी करनी है, वो जानता है अपने भविष्य को लेकर के आगे मुझे अपने बच्चों का किस तरीके से भविष्य बनाना है। लेकिन वहीं पर कहीं एक समुदाय को लेकर इस तरीके की बात करी जाती है कि उनके ज्यादा बच्चे होते। तो अगर मैं रिकॉर्ड दिखा दूं तो मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज के अंदर अभिषेक भाई, यहाँ मेरे पैनल लिस्ट है, अगर ये भी है ना, ये जानकारी ले लेंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर बड़ों के जो पुराने रीति रिवाज है उनमें कहीं ना कहीं 8 से 10 बच्चे हैं। लेकिन अभिषेक भाई आज का जो युवा पढ़ा लिखा है, ये 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा किसी के बच्चे नहीं, तो फिर ये जनसंख्या इतनी बड़ी कैसे? इसमें गौर फिक्र करने वाली बात है। लेकिन एक समुदाय को अगर टारगेट करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भारतीय हिस्सा है। मुसलमानों को आप भारत के से अलग मत समझे, क्योंकि भारत प्रगति पर चले, इसलिए भारत का मुसलमान साथ खड़ा हुआ है भारत के। लेकिन अभिषेक भाई दुख होता है जब ये एक इल्जाम लगाया जाता है कि एक समुदाय के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस पर मैं कहता हूँ केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, और इल्जाम लगाने से बात नहीं बनती है अभिषेक भाई। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? देखिए अभी मैं सुन रहा था, पूजा मिश्रा जी कह रही थी कि एजुकेट करिए। किसे एजुकेट करना है भाई, और कौन शिक्षा देनी है, कौन कौन शिक्षित लोग क्या क्या कर रहे हैं? आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं जिनका नाम है शाहरुख खान। उन्होंने भी तीसरा बच्चा पैदा किया सिर्फ अपने ईमान वालों को ये मैसेज देने के लिए कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। देखिए जहां आपकी लाइफ स्टाइल आपके धर्म के साथ से है, वहां आप कोई एजुकेशन दे दीजिए, कुछ नहीं फर्क आया। जनसंख्या पे जब मैं आज की क्लास में पढ़ता था तब चल रहा था, जब इंदिरा गांधी कहती थी कि देश की जनसंख्या 68 करोड़ है, कहीं 70 करोड़ तक जाए।
वहां से हम चलते चलते 144 करोड़ पर पहुंच गए और हम सोच नहीं पाए। मैं हाजिर नाज़रीन साहब की इस बात पे यकीन करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि सारी गलती हमारी नहीं है। बहुसंख्यकों की 80% गलती है, हमारी 20% गलती है। हम मानो आलोक बत्ती मुस्लिमों का ग्रोथ रेट ज्यादा, मानो उनकी 20 की जगह 5% हो गई, 25% हो गई, बट अल्टीमेटली 75% तो बाकी लोग हैं ना। और हाजी नाजिम साहब ने बड़ी अच्छी बात एक और कही, उन्होंने एक और बात कही कि भाई मुसलमान देश से अलग नहीं है, मुसलमान देश के साथ है। मैं इस सोच को सलाम करता हूं। भाई जैसे आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जब शाहजहां का मामला आया, कोर्ट ने फैसला दिया, पूरे देश में लगे, आज तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है पहले से समझदार है, पहले उसे लगता नहीं कि हमारी शरीयत हकता है, आज वो ये नहीं करता। तो आज अगर किसी धारा 148 से कहती है, से कहती है कि अगर तलाकशुदा महिला को मिले, मतलब नहीं है किसी तरीके हाजी नाजिम साहब कहते हैं कि भाई हम देश के साथ हैं, अगर जनसंख्या रोकने का कोई एक मेजर अपनाना है तो हम साथ खड़े। ये बात है, मैं इस बात का। अच्छा, तो इसमें मनीष जी एक चीज मुझे समझाइएगा कि इसमें एक मिनट कह लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी के नेता की बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, यहाँ सोच की कोई बात ठीक है। लेकिन मनीष जी इसमें मुझे एक चीज समझाइए, मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि क्या जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि जनसंख्या कानून ले आइए, कानून ले आने से क्या समाधान हो जाएगा? देखिए, कानून एक बात है, अगर इस देश को डेवलप करने के लिए इनकम टैक्स चाहिए और अगर इनकम टैक्स कानून देश में नहीं है तो पैसे आएगा ही नहीं सरकार के पास। तो एक तरफ कानून में दंड के प्रोविजन होने ही चाहिए और दूसरी तरफ समझाने के तरीके और लोगों को एनकरेज करने से क्या लाभ होगा वो लाभ, ठीक है, और उसको क्या हानि। ठीक है मनीष जी, इसका जवाब आप पूरा कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, उसके बाद आप जवाब पूरा कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब मनीष जी समझना मैं ये चाह रहा था, जल्दी से बताइएगा कि क्या कानून ला देने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि कानून को लेकर के पहले भी बहुत बार बातें हुई, लाया भी गया, लेकिन उसका हुआ क्या? कुछ नहीं। देखिए, कानून के अंदर एक सोवरिन पावर होती है। जब कोई कानून होता है तो उसको मानना ही होता है, अन्यथा कानून के पीनल प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, इससे फोर्स रहती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कानून के होने से उसमें जो एनकरेजमेंट मिलेगा, उनको संविधान की शक्ति मिलती है कि मानो जो लोग 2 बच्चे पैदा करेंगे उससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उनको राशन में, आधार में, इनकम टैक्स में ये फायदे होंगे, और जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करेंगे उनको ये नुकसान होंगे। ये एक कानून के तहत ही तो होगा, अदरवाइज तो जनसंख्या परिवार भोजन को लेकर विश्व का सबसे बड़ा अध्ययन कराया गया। ऐसी कोई सड़क नहीं, ऐसा कोई बस नहीं, ऐसा कोई टेम्पो नहीं, इसके पीछे परिवार भोजन के निशान ना लगाओ, ना लिखाओ तो हमारे दो, क्यों नहीं था? उसके जो प्रिकॉशंस थे वो बांटे, क्या हुआ? कुछ देश की जनता कितनी होने जा रही है। बात ये है, माइंड सेट बदलने के लिए कानून की ताकत का होना जरूरी है, क्योंकि लोगों को डर हो कि अगर मैं इसका पालन नहीं करूंगा, अगर मैं कानून उल्लंघन करूंगा तो मैं पीनल प्रोविजन लगेंगे, और उस पीनल प्रोविजन डिस्करेजमेंट वो हैरेसमेंट वो होगा। इससे क्या हमें बात को सबक लग के हमें कानून का पालन करना है। ठीक है सर। आलोक जी, तो क्या इस विषय में सरकार सोच रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लाया जाए? निश्चित सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये विधेयक भी पार्लियामेंट में पेश होगा, जरूर अवश्य होगा। जो मनीष जी ने जी देखिए, मनीष जी सही बात कह रहे थे कि इसमें जब चाइना जैसा देश ने कर लिया 0.0 ग्रोथ रेट,
तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए डेमोग्राफी, इसमें मैं सीधे कहूंगा डेमोग्राफी जिसका जिक्र जो लेख में है, उसका वो चीजें चाइना में नहीं थी, हमारे यहाँ मैं है। आपकी बात मानता हूँ, तो वहां पे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लानी होगी और अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, बहुत सी फैसिलिटीज देनी होगी, बहुत सी कॉन्ट्रासेप्टिव वेंडिंग स्टेशन बनाने होंगे कि जहां पर आदमी को फ्री में वो चीजें डिस्पेंस हो। ये सब जब तक नहीं होगा, जब तक ये बेतहाशा जो भाग रहा है हिंदुस्तान की, ये आज हमारे पास सबसे 40% हमारा जो पॉपुलेशन है वो अंडर 25 है। विश्व का सबसे 9 मिलियन वर्कफोर्स है हमारे पास इस एज ग्रुप में, जो 21 से और 25 के बीच में रोटेट कर रहा है। जो बूढ़े लोग हैं वो पूरे इंडिया के वो 7% से ऊपर है। सिर्फ केरला है जहां वो 12% है, क्योंकि वहां ग्रोथ रेट उन्होंने बहुत बांध रखा है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी पूजा जी कह रही थी, गांव में स्कूलों में लड़कियां ड्रॉप आउट ना हो, लड़के ड्रॉप आउट ना हो, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों को वहां पर फ्री एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो पढ़ सके। एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छा, कुछ एंटरटेनमेंट के भी स्कोप बढ़ानी होगी। उसको कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो सेक्स को ही अपना एंटरटेनमेंट मान लेता है। तो इस सब चीज से दिमाग डाइवर्ट करना पड़ेगा, तब जाके और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज भी लानी पड़ेगी। ठीक कहा मनीष भाई ने कि इतने बच्चों पे के बाद ये डरने लग जाएगा आपको, ठीक है, और इन चीजों से वंचित हो जाइएगा। तो ये सब चीजें अगर मिला जुला के कवायद होगी, इसके विषय में सोचिए सर, क्योंकि डे टू डे जिस तरीके, अभिषेक भाई मुझे देखिए आलोक वर्षी के एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई है। अभी देखिए हमारे पैनल पे महिला बैठी हुई है, तो इन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल करा, आपको इन्हें टोकना चाहिए था। इन्होंने एक सेक्स शब्द का इस्तेमाल करा, जबकि हमारे पैनल में महिला सुन लीजिए, ये शब्द का इस्तेमाल क्यों करा भाई? अरे क्यों बताने का सकते थे। आपत्ति अभिषेक नहीं हाजी भाई, देखिए अगर एक सेकंड, हाजी भाई, हाजी नाजिम भाई और आलोक जी, हाजी भाई देखिए, ऐसे हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। एक चीज है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट गलत होता मैं बिल्कुल टोकता। क्यों? पूजा जी का जितना सम्मान मैं करता हूं उतना ही सम्मान आलोक जी भी करेंगे, उतना ही कॉन्टेक्स्ट होता है हर वर्ड का। आज हम अपने बच्चों को, अगर जिस चीज का जिक्र पूजा जी ने किया, बच्चों को एजुकेशन देंगे, अगर उन्हें वो एजुकेशन दिया जाएगा तभी उस चीज के बारे में समझेंगे। उसी मानसिकता को खोलने की तो बात है, वो हर कोई उस मानसिकता को खोलने की बात कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट उसका कहीं से भी अगर गलत होता तो मैं बिल्कुल रोकता। और मैं इस पे कमेंट भी पूजा जी से चाहूंगा कि अगर वो शब्द बुरा लगा होगा मैं आलोक जी को बोल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्टेक्स्ट गलत था, मुझे नहीं लगता। अगर होता मैं बिल्कुल रोकता हाजी भाई। नहीं अभिषेक भाई देखिए, बिल्कुल देखिए, आप वीडियो टॉक, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं, अरे हाजी भाई कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट अगर गलत होता मैं बिल्कुल रोकता, कॉन्टेक्स्ट गलत होता मैं बिल्कुल रोकता। पूजा जी कमेंट करना चाह रहे हैं, पूजा जी बोलिए। आप पूजा जी से इसका क्लैरिफिकेशन नहीं, मैं हाँ, कॉन्टेक्स्ट अगर गलत होता मैं बिल्कुल रोकता, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक जी बात चाहूंगी, पहले मुझे आवाज नहीं आ रही तो मुझे इशू नहीं पता है एग्जैक्टली, बट इफ यू आर सेइंग दैट की कंटेंट वाज राइट, देन इट्स फाइन। अगर आप कह रहे तो वो होगा सही, तो मुझे नहीं सुनाई दिया, मुझे नहीं पता कि आलोक जी ने क्या कहा, फिर हाजू जी ने नहीं, देखिए अगर कॉन्टेक्स्ट गलत होता मैं खुद रोक देता पूजा जी, उसके लिए आप रिलैक्स रहिए। हाँ बोलिए, रिप्लाई करना चाह रही थी, बोलिए।
मैं जो राजनीतिक विश्लेषक मनीष जी हैं, उन्होंने वाकई बड़ी समय से जो टारगेट किया एक समाज को। मुझे लगता है कि अगर ये डिफाइन करता है कि एक्टर्स को मोर देन 2 चाइल्ड है, तो जो जितने भी हिंदू एक्टर्स को मोर देन 2 चाइल्ड है, तो वो क्या शो करना चाहते हैं कि हिंदू ज्यादा बच्चा पैदा चाहिए। मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगी, अभिषेक जी और के देश में बहुत सारे ऐसे हिंदू एक्टर्स भी हैं जिनके मोर देन 2 चाइल्ड है। मैं कोई सी बात नहीं करती, कोई नाम होने के बावजूद उनके पास 4 से 5 बच्चे भी हैं, तो क्या वो कैंपस करना चाह रहे? तो मुझे लगता है कि डर में ले जाने से बेटर होगा कि आप उसमें जो आप एक कहते हैं कि डर चश्मा पहन रखा हुआ है, आपने डोर चश्मा पहन रखा हो कि आप चाहते हैं कि आप गलत नजरिए से ही चीज को देखेंगे। और गवर्नमेंट क्या बात करना चाहिए? अभिषेक की बात करते हैं कि सरकार जो है लॉ बनाएगी, तो अभिषेक की दिक्कत है ना कि नैनो पार्टिकल आप नहीं कर रहे हो कि आप टॉप डाउन या टॉप बॉटम अप कर ले जाएंगे। नहीं, आपको यहाँ से कार्य करना पड़ेगा, बॉटम टू अप टू बॉटम हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी लो ले लीजिए अभिषेक जी, जब गाँव में होता है। लेकिन मेरा सवाल पूजा जी ये था कि जैसे देखिए बात बार बार हो रही है कानून लाने की, क्या कानून ला देने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि ये मानसिकता है, ये मानसिकता है जी, मानसिकता है। अभी किसी गाँव की मानसिकता है कि आप ला देंगे लोग, ठीक है, पर जो गाँव की जो मानसिकता है, मैं आपको बताऊँ उनकी ऐसे कि अगर 4 बेटे हैं मेरे, और ये नहीं तो ये नहीं करेगा, अश्योर कौन करे उनको? ठीक है, और 4 बच्चे नहीं चाहिए आपको, 2 बच्चे चाहिए, पहले उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। मैं खुद 4 भाई बहन हूँ, तो मेरी माँ को एश्योर किसी ने दिया, ऐसा नहीं कि वो चाहते तो गाँव का इतना प्रेशर, फैमिली प्रेशर। आदेश जी इस मानसिकता से कैसे लड़ना पड़ेगा? ठीक है पूजा जी, आता हूं फिर से। आदेश जी, इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाएगा? क्योंकि ठीक है कानून तो चलिए सरकार ले आएगी, आप लोग सपोर्ट भी शायद कर देंगे, लेकिन सवाल यही है कि मानसिकता से कैसे लड़ेंगे? अरे अभिषेक भाई, यही पूछ लो, सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी कांग्रेस? पहले यही पूछ लो, समाजवादी पार्टी का खुद का स्टैंड क्या है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड क्या है? आदेश जी रिप्लाई कर रहे हैं। आदेश जी बोलिए, आदेश जी बोलिए। समाजवादी पार्टी हाँ या नहीं? अभिषेक जी बस ठीक है पूजा जी वेट, पूजा जी वेट, अब आदेश जी बोलिए। मनीष जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनको हाँ और ना में विश्वास है, लोकतंत्र में डिबेट में विश्वास होता है। गुप्ता जी लोकतांत्रिक तरीके से चले, लोकतंत्र में डिबेट से जो है निर्णय लिए जाते हैं, चर्चा करके निर्णय लिए जाते हैं। हाँ और ना में निर्णय जो है बहुत अच्छे नहीं होते हैं। एक बात अभिषेक जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिबेट करा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने डिबेट छोड़ के भागने वाले तो आपको नहीं। मनीष जी रिप्लाई कर लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। मनीष वेट। मनीष जी, डिबेट का एक तरीका होता है, बड़े आदर के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि हम 5-6 लोग हैं, तो कम से कम 5-6 लोग तो अपने तरीके से डिबेट कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है तरीका जो है। बोलिए आदेश जी, बोलिए। अभिषेक जी अच्छे से कंडक्ट करा रहे हैं। जो अभिषेक जी, मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि हमारे पास एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस चीज में सारे जीवन काम किया है, उनकी कमेटियां हमने समय समय पे बनाई हैं, उन कमेटियों ने बहुत सारी रिकमेंडेशन सरकार को दे रखी है, लेकिन सरकार उन रिकमेंडेशन को उन व्यक्तियों को पढ़ना नहीं चाहती, उनसे डिस्कस नहीं करना चाहती। ये राजनीतिक रूप से रोटियां सेक के समाज को बांटने का काम करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं कि समाज को बांटने की जरूरत नहीं है, समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें साक्षर नहीं शिक्षित बनाना है समाज को। जो है जब साक्षर का समय था तो हम साक्षरता अभियान चलाते थे, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, भारत बहुत आगे बढ़ा है, तो हमें शिक्षित बनाने की आवश्यकता है। तो मेरा तो अनुरोध है, गुप्ता जी को यही कहना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं, लेकिन वो मानसिकता जो है उससे कैसे लड़ेंगे? उस मानसिकता से शिक्षा के साथ ही मानसिकता बदलती है। शिक्षित करने की आवश्यकता है, उसके बजट को कम ना करें, उसके बजट को बढ़ाएं, अवेयरनेस के कार्यक्रम के फंडों को अपने फोटो दिखाने में सरकार ना लगाए, उसका पैसा अवेयरनेस पे खर्च करें। हॉस्पिटलों के अंदर सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपने चित्र ना लगाएं, हम दो हमारे दो के स्लोगन चलाएं। ये तमाम चीजें हैं
लेकिन इस सरकार ने देश की गाढ़ी कमाई का पैसा, देश के मजदूरों का पैसा, देश के किसानों के पैसा, देश के ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पे खाद को महंगा करके, डाई के कट्टे के वजन को 5 किलो घटा के उन तमाम पैसों को लूट के अपने चित्र बनाए हैं, अपने चित्र दिखाए हैं, पूरे देश ने देखा है। तो हमें हमारे दो के चित्र चलाने की आवश्यकता है, समाज को अवेयर करने की आवश्यकता है, ठीक है, झूठ बोल के बरगलाने की आवश्यकता हाजी नाजिम जी आपके पास आ रहा हूं। समझ देखिए, सवाल मेरा उसी मानसिकता को लेकर के है। एक तरफ आप अगर हिंदू धर्म में देखें तो वहां ये एक तरीके से सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट किया जाता है कि बच्चे ज्यादा, ठीक है। अब नाजिम भाई से सवाल है, नाजिम भाई सवाल यही है कि हिंदू धर्म में देखिए इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है कि बच्चे कम से कम 4 करोड़ नहीं तो चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, ये सारे रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बुआ के रिश्ते खत्म हो जाएंगे अगर एक बच्चा हुआ तो, चाचा के रिश्ते खत्म हो जाएंगे अगर एक बच्चा हुआ तो। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम में अगर आप आते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो वो करो, क्योंकि ये अल्लाह की देन है। तो ये नैरेटिव जो है वो तो हर धर्म में है, तो उस मानसिकता से कैसे लड़ाई होगी? हाँ, अभिषेक भाई देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अरे ये सवाल पूरे भारत के अंदर जाना चाहिए, बहुत अच्छा है, इसका मैसेज जाएगा। देखिए, अभी आपने धार्मिक गुरुओं की बात करी। धार्मिक गुरु क्या कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो। लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक गुरुओं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को कम बच्चे पैदा कीजिए ताकि देश को मजबूत करा जाए। इसमें मुस्लिम धार्मिक गुरु को भी आगे आना चाहिए और हिंदू धार्मिक गुरु को भी। लेकिन हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों को भड़काना नहीं चाहिए कि 10-10 बच्चे पैदा करें ताकि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़े, इस तरीके की बातें ना हो। और दूसरी बात अभिषेक भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज हमें सख्त जरूरत है कि अवेयरनेस की, जितनी ज्यादा अवेयरनेस हम अपने आगे वाली जो हमारी जनरेशन उसको हम जागरूक करेंगे ताकि भविष्य के अंदर हमारे अपने नौजवान साथी देश में मजबूती के साथ खड़े हो। और 1-2 बच्चे, देखिए मुस्लिम समाज को भी जागरूक होने की सख्त जरूरत है और हिंदू भाइयों को भी जागरूक होने की सख्त जरूरत है। तो इसके लिए सरकार को एक स्कीम चलानी चाहिए, एक पहल करनी चाहिए अपनी तरफ से जागरूकता अभियान की। और ये कहने की जरूरत नहीं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तभी जाएगा, अब उससे पहले हमें वहां अपने लेकिन हम तो वो है ना, हम भारतीय तो वो है ना सर कि जब तक हमारे ऊपर डर ना हो, हमारे ऊपर कोई उस तरीके का कानून ना हो, हम तो सुनते नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस से तो हम दो, हमारे दो तो आज से नहीं 40 साल से चल रहा है। हाँ अभिषेक भाई देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि जागरूकता के साथ कानून होना चाहिए। लेकिन अगर एक समुदाय को लेकर अगर ये कहा जाएगा तो एक समुदाय के अंदर ज्यादा बच्चे आते हैं तो देखिए बिल्कुल गलत है। नाजिम भाई जो कहते हैं वो कहते हैं, मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था कि हिंदुओं में एक बात ये सेट की जाती है कि ज्यादा कम से कम 4 बच्चे पैदा करो ताकि सारे रिश्ते आपके मौसी वाले, चाचा वाले, ताऊ वाले, बुआ वाले वो सारे बचे रहें। और वही दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग में यह सेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। मैं दोनों के लिए पूछ रहा हूं, मैं किसी ये के लिए नहीं कि हाँ हिंदू या अलग, मुस्लिम या अलग, बच्चे सब जगह हो रहे हैं और 2 से ज्यादा हर वर्ग में है। हाँ देखिए अभिषेक भाई, देखिए बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने धार्मिक गुरु और हमारे अपने समाज, मैं मुस्लिम बात कर रहा हूँ, उनको आगे आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। उसके लिए मुस्लिम, देखिए सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और जो धार्मिक गुरु है उनको भी एक अभियान चलाना चाहिए समाज को जागरूक करने का। और जैसे अभी कहा कि ज्यादा बच्चे अल्लाह की देन है, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, देखिए आजकल पढ़ा लिखा युवा है, वो जानता है अपने भविष्य के आगे अपने बच्चों को किस तरीके से आगे लेके जाना, तो वो चाहता है कि वो देश के साथ चले। आपने सुना होगा, देखिए ऐसे बयान आते हैं मुस्लिम वर्ग से, ऐसे बयान आए हैं कि अल्लाह की देन है। तो फिर जब पूछा जाता है कि अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो फिर महंगाई भी अल्लाह की ही देन है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। अभिषेक भाई बिल्कुल, देखिए हमारे अपने मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं इस बात को कि ये जो बच्चे हैं ज्यादा अल्लाह के देन है। देखिए उनको कहने का राइट है कि संविधान उनको परमिशन देता है अपने रिलीजियस मानने के। और देखिए दूसरी बात है, मैं अभी आपने कहा कि महंगाई का काम जो सरकार का काम है, सरकार कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर जिस तरीके की बात है, तो मैं कहना चाहता हूँ
इसमें पेरेंट्स की अहम भूमिका होनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, अब देखिए मेरा सवाल यही है कि आप लड़ाई एक मानसिकता से लड़ेंगे और उस मानसिकता से लड़ाई इतना आसान नहीं होगा, करेंगे कैसे? ये मानसिकता से लड़ाई, अब मानसिकता बदल रही है। आज ज्यादातर लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो शहरों में रह रहे हैं, मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं जिनके 2 ही बच्चे हैं और एक भी मुस्लिम मित्रों का तो सिर्फ 1 बच्चा है। तो आज स्थिति बदल गई है। अगर आज आप कानून लाएंगे तो डिबेट होगी। आदेश भाई कह रहे थे कि डिबेट करनी चाहिए, डिबेट होगी, एक बार नहीं 10 बार होगी, हर चैनल पर होगी और उसके बाद मुझे लगता है मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस मामले को टेंशनाइज करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान भी देश का हिस्सा है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि जनता देश की आबादी बढ़ गई। हाँ, बात यह है कि मुस्लिम लोगों के बीच में कुछ ऐसे भड़काऊ तत्व आ जाते हैं जो अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आतंकवाद के लिए प्रेरित करते हैं और वही कहते हैं कि भाई ये जनता भड़काओ, हमें ताजमहल हिंद करना, ये सब करना है। ये सब चीजें ठीक नहीं है देश के लिए। अगर आप आओगे तो ऐसे एलिमेंट अपने आप दूर चले जाएंगे। मेरे आपको कहने का एग्जाम्पल देता हूँ शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने 30वां बच्चा पैदा किया तो उसने उसका मन क्या था ये कोई नहीं जानता, पर पूरे देश का मैसेज जाता है कि अगर आप समर्थ हैं, एक बच्चा पैदा कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए, भगवान के लिए करिए। इस बात को जोड़ने की कोशिश की। अभिषेक भाई 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा मनीष जी की बात को काउंटर करने के लिए। रुक जाइए, मनीष जी देखिए बार बार जो 10 सेकंड लूंगा अभिषेक भाई। हाँ मनीष जी सुन लीजिए, बार बार जो आप शाहरुख खान को टारगेट करें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके 10-10 बच्चे हैं। सुन लीजिए मनीष भाई, देखिए अगर आप पार्टिकुलर एक समुदाय को शाहरुख खान के नाम पर टारगेट करना चाहते तो वो गलत है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि अगर आप नेताओं की फहरिस्त डालेंगे तो किसी के 10 बच्चे, किसी के 8 है, किसी के 4, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा देश के अंदर। देखिए मैं यही बार बार पूछ रहा था कि लड़ाई तो एक मानसिकता से है, ठीक है आलोक जी, वही देखिए बात आखिर में आती है मानसिकता की, और मानसिकता से जब लड़ाई लड़नी हो ना तो जीत इतना आसान होता नहीं है। ये कवायद शुरू हो गया कि हमको रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज लाकर जनसंख्या नियंत्रण करना है। शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी। धर्मगुरु हैं बहुत जो इस तरीके का पाठ पढ़ाते हैं कि खूब बच्चे पैदा करो, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और सही कहा गुप्ता जी ने, मनीष भाई ने, जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो खुद समझते हैं कि आर्थिक बोझ कितना बड़ा बन जाता है अगर ज्यादा बच्चे पैदा कर ले। एक अच्छे बच्चे शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्च होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो लेकिन गांव में अभी भी जैसा बहन बता रही थी, तो वहां पर पूजा जी, वहां पर अभी बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लोगों को अवेयर करना होगा, इंटरटेनमेंट के नए नए साधन वहां प्रोवाइड करने होंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाए। और जो भी रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स है, जैसे मैंने कहा ना, कंट्रासेप्टिव वेंडिंग मशीन ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए जगह जगह पर, और पॉलिसीज भी आए इस तरीके का जिससे उनको दंड भी मिल सके, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता? ठीक है, बहुत चीज हो सकती है। इतने टैक्स थे हमारे यहाँ, अगर जीएसटी आई तो सारे टैक्स खत्म नहीं हो गए। हाँ, लोगों को उसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो तो इनिशियल टीजिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसमें भी होगा। और अगर हम समस्या का समाधान प्रतिज्ञा कर ले कितना तो मुश्किल 100% कंट्रोल कर सकते हैं। आदेश जी, बहुत चीजें हैं उन पे काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से चलना पड़ेगा। जिस तरह से आलोक जी कह रहे थे, इन संत महात्माओं की बातों में ना जाके कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। और सामाजिक संस्थाएं हमारे पास बहुत है, उनके पास अवेयरनेस पैदा करें, वहां पे कैंप लगाएं, दूसरी तरह से अवेयर करें। ये हम सब करते आते थे पहले जो है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और अदब के साथ भी कहना चाहता हूँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस तरह से अगर हम हमारे जो प्रथम व्यक्ति हैं वो इस तरह से कहेंगे तो हम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो साइंटिफिक सरकारें तो साइंटिफिक तरीके से काम करती हैं। ठीक है, सरकारों को वो तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं किसी की निंदा के विषय में नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम ऐसे पदों पर रह के व्यक्तियों को तो साइंटिफिक तरीके से बात पूजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और फाइनली मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा। देखिए, इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की होती है तो वो एक महिला की होती है। क्या अगर हम महिलाओं को जागरूक करने पर ज्यादा फोकस रहें तो शायद इस समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बच्चे को पैदा करने में जो कष्ट, जो समस्याएं, जो परेशानी महिला झेलती है वो सिर्फ वही जानती है। अभिषेक जी, पहली बात तो ये मैं शुरू से बस यही बात कह रही थी, एजुकेट करने की जरूरत है और महिलाओं को खासकर एजुकेट करने की जरूरत है। जैसे कंट्रासेप्शन की बात हुई तो शायद इनको पता ही नहीं होगा लोगों को कि महिलाएं जो गांव में रहती है ना, उनको प्रॉपर्टी से खौफ लगता है। उनको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है इंसान से आ जाता है उनके बॉडी में, तो उनको जो है इंफेक्शन हो सकता है। तो उनको ये एजुकेट करना पड़ेगा कि नहीं होता है। ये एजुकेशन जो है दिक्कत हो रही है, एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से परेशानी आ रही है। और जो वुमेन्स है, जो गाँव के वुमेन्स है, वो उनको ऐसे बना दिया गया हुआ है कि नहीं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चे पैदा करने, उनको पता है कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं, पर फिर भी उनका कोई से नहीं होता है, उनका से नहीं रहता है कि नहीं हमें नहीं करना है, या कि हम 2 डॉटर हो गई है तो हमें लड़का नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा ना अभिषेक जी। आप नोटिस करिए गाँव में जो ज्यादातर बच्चे उनकी 4-4, 5-5 है, जिनको पहले बेटियां होती चली गई, जिनको अगर 4 बेटी हो गई तो उनको बेटा चाहिए। पूजा जी, इस चीज में मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने ऐसे भी उदाहरण है कि एक बेटी चाहने के चक्कर में 6-7 बेटे हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण मेरे सामने है जी, मेरे सामने भी है ऐसे उदाहरण की मतलब मेरे गांव में ही है कि वहाँ उनके 7 बेटे होंगे एक बेटे के चक्कर में, और आपके बेटे उसकी डेथ हो सकती है, बेटा किया 8 बच्चे हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि दांतों जो है आपके चाहने के बच्चा पैदा होने वाला है, आपके डिजायर जेंडर का, यही तो एजुकेट करना है। आप लो लेके आइए, लो कोई आपत्ति नहीं है, पर लो लाने से पहले जो फंडामेंटल चीजें है उनमें करेक्शन करने की जरूरत है। ये करेक्शन पता नहीं लोगों को जो बिल्कुल। तो फाइनली वही चीज है कि अगर एक कानून लाया जाए और कहीं ना कहीं जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें कटौती की जाए, अगर आपके ज्यादा बच्चे होते हैं तो शायद उस बोलना चाहूंगी। और ये बात कांग्रेस के टॉपर ने बहुत सही बात कही कि गांव में पहले बहुत अवेयरनेस प्लान चलाए जाते थे। मैं उसमें गांव में 25 मिनट देखे थे कि हमेशा अवेयरनेस प्लान चल रहे होते थे कि आपको बस कंट्रोल करना है, पढ़ने के लिए जाना है। हम लोग खुद से पढ़ने, चलो पढ़ाई पढ़ने को स्कूल से ये नारा है नहीं, लेकिन आज के डेट में पूजा जी वो मोबाइल वाला सिस्टम जो है ना, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसने बहुत कुछ बर्बाद भी किया है। इस चीज को भी आप स्वीकार करेंगी, बहुत कुछ उसने बर्बाद भी किया है। अगर अच्छा किया है तो बहुत बर्बाद भी किया है, ये चीज भी एक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।